आज गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज टेस्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें केमिस्ट्री की पार्ट हमें डिस्कस करनी है जो स्टार्ट होता है ये 91 से 135 तक। 91 से 135 तक। अब ऑर्गेनिक के अंदर क्या है, कैलकुलेशन वगैरह होती नहीं, तो अगर ये प्रॉब्लम हमें आती है तो इट्स ए मैटर ऑफ 10 सेकेंड और 15 सेकेंड। नहीं आती फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिजिकल हो तो थोड़ा लंबा टाइम लगता है, तो ऐसे ही ये पेपर 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा का होना नहीं चाहिए। तो एक स्टूडेंट कैसे सॉल्व कर सकते, इसे स्टार्ट करते प्रॉब्लम नंबर 91 से, जो बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है। और इसमें क्या है, हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OCH3 और एक CHO। हमें पता है कि ईथर से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है भाई, ईथर से ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे पास एल्डिहाइड की है। तो इसका जो नाम है वो AL के साथ स्टार्ट होना है। और कौन सी जगह पे नंबरिंग अगर हमने यहाँ पे करा 1, ये 2, ये 3, तो 3 मिथॉक्सी प्रोपेनल ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड है 92 ऑप्शन 92 नंबर प्रॉब्लम, इट्स ए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन पायरॉल। तो ये बहुत ही क्लासिकल किस्म का सवाल है, और ये मतलब ये ऐसे सवाल है जो इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े फेमस है। तो इसका आंसर होता है sp2। अब तुमने बनाया होगा अगर मान लो थोड़ी बहुत, तो तुम्हें शायद लगा हो sp3 है, क्योंकि उसके सारे सिम्टम्स है यहाँ पे। ये सिंगल बॉन्ड, ये 2 सिंगल बॉन्ड, तो 3 सिंगल बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर। लेकिन भाई इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो लोन पेयर है ना, ये इनके साथ कॉन्जुगेशन में है। तो ये sp3 तुम्हें दिखता है, मगर आंसर है sp2। और लॉजिक है कि ये जो लोन पेयर है ये इनके साथ कॉन्जुगेशन में है। 93 इस वाले केस के अंदर में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द ब्यूट 1 ENE। तो ये सिंपल सी बात है, आपने इसे ड्रॉ करना है। तो ये ड्रॉ कर लो आप। 4 कार्बन लेने और 4 कार्बन में एक बारी ट्रिपल बॉन्ड है और अपोजिट वाली साइड पे डबल बॉन्ड है। हमने क्या करना है जी, इसमें इसके कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। 2 लगा दिए यहाँ पे जी, 1 लगा दी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगना, यहाँ पे 1 लगना। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड आपने काउंट करने हैं। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 और 2 3। तो ये ऑप्शन कौन से, 2, ये ऑप्शन है 2। तो ये स्टार्ट के बड़े ही आसान से है। 94 भी बहुत ही आसान सा सवाल है, बल्कि इसमें एक जगह थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये क्या हो सकती है कि तुमने ये सोचा ये चारों स्ट्रेट की बात है, ये तो सही बात है, लेकिन कई बार आंखों देखी बात सच नहीं होती, थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है। इस वाली साइड पे एक कार्बन है, इस वाली साइड पे एक कार्बन है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होकर लॉन्गेस्ट चेन होने ये। तो अब ये देख लो, हमारे पास चेन के अंदर 4 नहीं, कितने हो गए, 4 और 2 6 हो गए, ठीक है जी। तो 6 हो गए, तो 6 के हिसाब से तो इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अब ये 95 के अंदर हमें थोड़ी सी चीज़ों को ड्रॉ करनी है। हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H12 एंड C6H14। इसमें हमें एक ही काम करना है जी, ये फाइंड आउट करना है कि कहीं इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो नहीं, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आता। तो इनके फॉर्मूले किसके ऊपर आ रहे हैं, CnH2n+2 के ऊपर आ रहे हैं, CnH2n+2 के ऊपर आ रहे हैं। तो यानी कि इसके अंदर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है और इसके अंदर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अब अगर इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो फिर इसे सॉल्व कैसे करना है। तो ये देख लो भाई, ये बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही बेसिक से सवाल है। अब हमने 5 कार्बन लेने हैं जी, तो पहला पार्ट तो ये हुआ। दूसरे पार्ट में हमने क्या करा, इसकी आइसो फॉर्म बना दी। तीसरे पार्ट में हमने इसकी नियो फॉर्म बना दी। तीसरे पार्ट में हमने इसकी नियो फॉर्म बना दी, ठीक है जी। ये तो हो गए C5 के, इनमें हाइड्रोजन पट करके देख रहे हैं, इतने ही आने हैं। अब आगे बात C6 की। तो C6 के अंदर ये हमारा पहला पार्ट होना, ये पहली बात है। दूसरी बात के अंदर हमने क्या करा, इसके आइसो फॉर्म बना दी, ये बना दी आइसो फॉर्म।
तीसरी बार में हमने क्या करा, इसकी बना दी नियो फॉर्म, ये बना दी नियो फॉर्म। चौथी बार में हमने क्या करा, ये कार्बन, ये 4 कार्बन के एक साइड इसमें और एक इसमें लगा दी। ठीक है भाई। और फिर 5वें टाइम पे हमने ऐसा करा कि ये लगा ली यहाँ पे 4 और ये 5 और ये बीच में एक 6। तो 3 एंड 5 इसने पूछ रखा है पॉसिबल चेन आइसोमर्स। अब ऐसी बात है, इसमें कोई और आइसोमर तो बन भी नहीं सकते, तो चेन आइसोमर्स हो गए 3 और 5, ऑप्शन नंबर 2। अब है टोटल आइसोमर ऑफ फॉर C4H10O। तो पूरी ऑर्गेन में हमें लगता है, हमने जहाँ तक पेपर देख रखा है, ये 96 ही है, जो थोड़ा लंबा है, जहाँ पे तुम्हें थोड़े सोचने की ज़रूरत है। बल्कि इसमें सोचना क्या है, इसमें हमें इसे ड्रॉ कर रहा है, तो मैं हम ड्रॉ करके दिखा रहे। और हम लोगों ने अपने वीडियो के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम पहले भी डिस्कस कर रखे थे काफ़ी सारे। तो इस वाले केस में देखते C4H10O के कितने हैं। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं, C4H8O, C4H10O। तो यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, इसके अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है 0, यानी कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अगर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर ये हो सकता है, आप इसे क्रॉस चेक कर लो, हमें तो ज़रूरत नहीं। 3 2 5 2 7 2 9 + 1 10, तो ये हाइड्रोजन 10 हो गए, एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन। तो ये हमारा पहला पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो इसमें इस वाली केस के अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे एक बात और भी है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ये कार्बन हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है, तो दिस विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो एक आइसोमर ये खुद है और एक इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी का इसका दूसरा आइसोमर भी बनना है, तो इसके बन गए 2 आइसोमर। तो ये हो गए टोटल अब तक 3, फिर लिखा 4। इस वाले केस में हमने कार्बन की चेन थोड़ी चेंज कर दी और ये बना लीजिए 4। इस बार हमने कार्बन की चेन फिर से चेंज कर दी, कार्बन की चेन हमने वही रखी है और OH की लोकेशन चेंज कर दी, ये हो गए 5। अब हमने करना जी 6। तो अगर हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे अगर हमने OH डाली तो फिर से IUPAC नेम वही होना है जो इसके थे। तो आप इसे एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना। अगर एग्जाम के अंदर भी ना ऐसे प्रॉब्लम एक से ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम किलिंग पार्ट होते हैं, कोई शॉर्टकट फार्मूला तो इनका है नहीं, आपने सारे ड्रॉ ही करने हैं वहाँ पे। अब ये देख लो और दिमाग बिल्कुल कूल होना चाहिए। अब इस वाले केस के अंदर में एल्कोहल अब इससे ज़्यादा बन नहीं सकते, तो एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन सा हो सकता है, ईथर। तो ईथर के केस में क्या करा, ये हमने बना दी एक अनसिमेट्रिकल ईथर, फिर हमने बना दी एक सिमेट्रिकल ईथर, और फिर क्रॉस चेक करा कि क्या कोई और पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है क्या। तो आंसर है हाँ जी, एक और पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है। तो ये है उसके 8 आइसोमर्स। ठीक है, 7 हमने ऐसे ड्रॉ करा, ये ऑप्टिकली एक्टिव था, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव था, तो इसके एक आइसोमर और भी हो गए। हमने पढ़ रखा है ना, इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन है, तो 2⁻1 = 2। तो यहाँ पे ये एक है, मगर इसके 2 होते। अगर यहाँ पे 2 एसिमेट्रिक कार्बन होते, अगर होते तो उस केस में 2⁻n के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना था। वो भी डिपेंड करता है कि दोनों साइड एक जैसे हैं या नहीं है। तो ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस कर ली। अब आते जी 97 पे, 97 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब इसने पूछ रखा है कि इनमें सबसे ज़्यादा इनॉलिक कंटेंट कहाँ पे होते हैं। इसमें एक छोटी सी रूल है, अगर हमने pH लगा दी, pH विल एक्सेलरेट और इंक्रीज, और अगर हमने OR ग्रुप लगा दी तो वो उसे डिक्रीज करता है। अगर हमने OR ग्रुप लगा दी तो वो उसे डिक्रीज करता है, और pH लगा दी तो वो उसे इंक्रीज करते हैं। pH का तो कहीं कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ पे OR तो ज़रूर है, तो ये भी रेस के बाहर, ये भी रेस के बाहर। अब बच गए
हमें इनॉलिक फॉर्म बनाने के लिए इस वाली साइड पे एक और सी डबल बॉन्ड ओ होना था, जो यहाँ पे दे नहीं रखा, तो दिस इज़ द लेफ्ट आउट ऑप्शन। ठीक है, इस वाले में हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने फिनाइल लगा दी तो जो कीटो जो इनॉलिक फॉर्म है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जानी है, और अगर हमने OR लगा दी तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जानी है। तो अगर इसने पूछा होता सबसे कम किस में होगा तो आंसर था 2, सबसे ज़्यादा किसके अंदर है तो आंसर है 3। नेक्स्ट है 98, कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस कैन नॉट शो। तो एक बार ही हमें फिर से वही देखना है कि भाई इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है क्या। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के फॉर्मूले हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखे, एक बार उसे फिर से लिख लेते। तो ये फार्मूले, अगर इस फार्मूले के ऊपर डाल दिया तो ये हो गया जी 5 + 1 6 - 12, और ना तो हाइड्रोजन है ना ही हेलोजन है, तो डिवाइडेड बाई 2, 6 - 6 = 0। तो इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड है ही नहीं। अगर इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो टाउटोमर तो शो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए कम से कम एक डबल बॉन्ड तो चाहिए, और इसने पूछा है कैन नॉट, तो आंसर होगा ए। ठीक है जी। अब ये पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। सबसे ज़्यादा जहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, जहाँ पे कॉन्जुगेशन कम होगी क्योंकि कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसने दे नहीं रखा, तो उसके हिसाब से कॉन्जुगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा है 99, सबसे ज़्यादा है फर्स्ट। इन्होंने पूछ रखा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोकेटायन कौन सी है, तो हमें पता है ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो इसमें 3 डिग्री कौन सी, आंसर है 2। तो कई सारे क्वेश्चन बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़े ही बेसिक से सवाल है। अब इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मान लो हमें खुद ही सॉल्व करना हो, मैंने खुद ही सॉल्व करनी है, तो फिर ये तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अपना आंसर आ गया जी सीधा 3। लॉजिक क्या है वो भी समझ लो। ये तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकते, वो तो एंटी एरोमेटिक होने हैं। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मगर ये सब के सब एक प्लेन में नहीं है। यहाँ पे ये 4 है और ये 2, अभी बता रखा था ना कि स्टार्ट के अंदर में, ऐसे क्वेश्चन के अंदर में कि ये जो पार्ट है ये इनके साथ कॉन्जुगेशन में होती है, तो दैट्स वाई दे आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन एंड ऑल 6 इलेक्ट्रॉन आर इन सेम प्लेन, दैट्स वाई दे आर एरोमेटिक। अगर हमें सॉल्व करना हो ना, सिर्फ कुछ बोलना ना हो, तो ये तो अब तक निकल चुका होता। थोड़ी बहुत बातें तुम्हें बतानी है, इसलिए ये सारी चीज़ें करें। अब यहाँ पे एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल, हमें पता है एल्कीन मोस्ट स्टेबल कब होता है भाई, जब उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा हो सकती है। तो जितनी बार डबल बॉन्ड की पोजीशन बिल्कुल मिडल में होनी है, ठीक है जी, उतने ज़्यादा स्टेबल होना है वो। तो अब यहाँ पे देख लो ऑप्शन कि भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे, ये तो टर्मिनल है, तो रेस के बाहर हो गए जी। 1 और 2 तो रेस के बाहर हो गए, बच जाते हैं 3 और 4। तो 3 और 4 में कंडीशन तो सही लग रही, लेकिन 2 आंसर तो हो नहीं सकते, एक ही आंसर करने। तो भाई 4 वाले के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, तो अपना आंसर भी वही है। अब इसने पूछ रखा है जी 103, इसने कह रखा है कि भाई यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहाँ पे सबसे आसानी से बाहर आ सकते हैं, तो सबसे आसानी से H पॉजिटिव बाहर आने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये इनके O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं है। तो इस वाली पार्ट में आ गया जी sp2, इस वाली पार्ट पे आ गया sp3, ये भी आ गया जी sp3, ये आ गया sp2 और ये भी आ गया sp2। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो 2 नंबर है वो हमारा स्टेबलाइज्ड हो रहा। फिर जो 1 नंबर है, 1 नंबर में भी है, मगर ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच है। तो सेकंड पार्ट में आ जाता है ये नंबर 1, और सबसे आखिर में कौन सा बच जाता है, नंबर 3। ये ऑप्शन कौन से, 2 1 3 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है इनमें से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ HCOH, और यहाँ पे सारे ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, सबसे पहले हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है जी, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रल कौन से, पहला। नेक्स्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से केसेस में ऑक्टेट सबकी कंप्लीट है, ऑक्टेट सबकी कंप्लीट है। तो ऑक्टेट तो हर एक जगह कंप्लीट लग रही है, हर जगह ऑक्टेट कंप्लीट है। हमें एक बात ना इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये देखना होता है ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस के अंदर हमें ऐसा लगता है कि चलो ऑक्सीजन नेगेटिव है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा बढ़िया होगा, लेकिन उस केस में जो हम बड़े ध्यान से देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है या नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी ऑक्टेट पूरी है या नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। फिर हम ये देखते हैं कि कहाँ एडजेसेंट कार्बन के ऊपर आ रहा और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ रहा। फिर हमने देखना है कि कहाँ पे जैसे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चलते हैं क्यों भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, इस वाले केस में थोड़ा उल्टा कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की ऑर्डर है कि फोर्थ सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है और फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और ये ऑप्शन है अपना 1। फिर 105 कह रहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, तो भाई एनिलिन की जो NH2 ग्रुप है ना, इनकी जो एक्टिविटी है ये सबसे ज़्यादा है। और फिर है OH ग्रुप, तो यहाँ तो इन्होंने ऐसे ऑर्डर नहीं पूछ रखा है, सिर्फ NH2 की पूछ रखी है, मतलब बेंजीन रिंग के साथ NH2 की पूछ रखी है। नेक्स्ट है 106, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसे तो बताना भी ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पे पूछ रखा है C4H6, तो भाई C4H6 के पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। तो C4H6 में अगर हमने C4H6 बना ली तो इसमें डबल बॉन्ड तो है ही है, तो डबल बॉन्ड कैसे बना सकते, डबल बॉन्ड ऐसे बना सकते अपन, ऐसे डाल दी तो C4H6 है नहीं है, वो क्रॉस चेक कर लेते हैं इसे, कितने हो गए, 4 हो गए, 5 और 6। अब इसका एक पार्ट ऐसे भी हो सकता कि हमने क्या करा, किसी एक कार्बन के साथ में 3 बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड भी सही है, 2 डबल बॉन्ड भी सही है, और 2 साइकिल्स भी हो सकते, 2 साइकिल्स भी हो सकते, फ्यूज साइकिल भी हो सकते। तो इसलिए आंसर है ऑल ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव नेगेटिव लैसेंजिंग टेस्ट। नेगेटिव लैसेंजिंग टेस्ट वो देते हैं जिनके अंदर N डबल बॉन्ड N का जो N डबल बॉन्ड N जो एजो कंपाउंड्स है वो नहीं देते। तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N के एक ही ऑप्शन है। कंसीडर फॉलोइंग कार्बोकेटेंस। हाँ जी, अब यहाँ पे हमें ना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी हमारे पास CH2 हमारे पास 3 तो एक जैसा ग्रुप आ गए, और फिर एक ग्रुप हमारे पास बाहर है। बाकी ये 1, 2 और 4 1 डिग्री है, और 1, 3 और 4 1 डिग्री है, और 3 हमारे सेकेंड ऑप्शन हमारे पास 3 डिग्री है। तो इस वाली केस के अंदर में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का फैक्टर हमें देखना है जहाँ पे NH2 है, NH2 फॉलोड बाई OH, फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और फिर सबसे बेकार सा फ्लोरीन है। ये ऑप्शन कौन से है, 3 1 4 3 1 2 4, ये ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल रेडिकल। इस वाली केस में हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पे ये तो 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, लेकिन इस 3 डिग्री के साथ यहाँ पे 2 बार ही रिजोनेंस है, यहाँ पे 1 बार ही। ये जो कॉन्जुगेशन है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फैक्टर है बजाय कि प्लस आई इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन के। तो जो रिजोनेंस है दैट इज स्ट्रॉन्गर फैक्टर, सो दिस 2 इज द मोर स्टेबल।
अब H पॉजिटिव फास्टर अटैक, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि H पॉजिटिव सबसे ज़्यादा फास्टर अटैक कहाँ पे कर सकता। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो 3 डिग्री जैसा माहौल हो और एक डबल बॉन्ड भी हो या ट्रिपल बॉन्ड। तो वो माहौल कहाँ पे जनरेट हो सकता, एक तो C वाली जगह पे भी है, B पे भी है और A पे भी है, D को छोड़कर। अब हमें देखना है B और A के बीच में जो बढ़िया सा काम है वो कहाँ पे हो सकता। तो अगर हमने B पे अटैक करा और अगर हमने A पे अटैक करा तो ज़्यादा बढ़िया हमारे लिए जो फास्टर अटैक है वो लेस हिंडर्ड साइड पे होना चाहिए। लेस हिंडर्ड साइड के लिए ये वाली साइड को ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें जो बढ़िया सी साइड है वो है A की साइड। लेस हिंडर्ड का साइड देखना है और जो H पॉजिटिव है, जो H पॉजिटिव जहाँ पे अटैक कर रहे हैं, पॉजिटिव अटैक करने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सबसे बढ़िया फैसिलिटेट करना है। तो उसके अंदर हमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का जो तरीका है वो फाइंड आउट करना है। ये पिछले वाले का अपोजिट है। वहाँ पे अटैक करने के लिए फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इसने होमोलाइटिक फ्यूजन की बात कर रखी है। तो हमें सारे साइड को एक बार ही फिर से देखना है कि सारे साइड पे सबसे आसानी से ये काम कहाँ पे हो सकते हैं। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड ना हो, 3 डिग्री हो, वैसी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड ना हो और 3 डिग्री हो। तो अगर हम इसे माइनटली देखें तो सबसे आसानी से 4 है। तो 4 के साथ हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब हमें देखना सेकंड कौन सी जगह पे है। सेकंड के लिए जो दूसरा ऑप्शन है उसके लिए सेकंड सबसे बढ़िया सी जगह है। यहाँ पे डबल बॉन्ड से थोड़ी दूरी है। तो ये आंसर है। 112 के केस में लैसिंजिंग एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद द डाइल्यूटेड। भाई इस वाले केस में क्या करते हैं, हमें जो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स हैं, कौन से इंटरफेयरिंग रेडिकल्स है, तो Na2S और NaCN हमें इसे डिकम्पोज करना है। तो आंसर है रेजोनेंस इज द मॉलिक्यूल रिजल्ट इन द, ऑब्वियस सी बात है डिस्टेबलाइज तो कर नहीं सकता, स्टेबलाइज कर सकता है, चेंज इन बॉन्ड लेंथ भी कर सकता। तो ऑप्शन आ गया 4। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है, तो यहाँ पे ये जो बाकी 2, 3 और 4 है, इसके अंदर तुम्हें थोड़ी सी, इसके अंदर हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, बच जाता है 1 और 2। लेकिन हमने जब इसकी K वैल्यू फाइंड आउट करी तो HCOH इज स्ट्रॉन्गर एसिड। स्ट्रॉन्गर बेस कह रहे हैं, स्ट्रॉन्गर बेस के लिए NH3 का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होना ज़रूरी है। NH3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक यही है जिसके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो यही आंसर है। हाउ मेनी हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर C2H6। तो ये भी एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसे ड्रॉ करना होगा। तो ये भी थोड़ी सी टाइम टेकिंग काम है। टाइम टेकिंग क्या है वो देख लो। C2H6 के अंदर C2H6 के अंदर हमें क्लोरीन डालना है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन बना, सपोज करो हमने बाकी हाइड्रोजन छोड़ रखे, एक क्लोरीन डाल दी। दूसरे ऑप्शन के अंदर हमने क्या करा, इसी कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन डाल दी और बाकी ऑप्शन वैसे ही छोड़ रखे। थर्ड के ऊपर हमने क्या करा, इसी क्लोरीन को 2 जगहों पे डाल दी और बाकी ऑप्शन वैसे ही छोड़ दिए। फोर्थ के अंदर हमने क्या करा, इस एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन डाले और इसके ऊपर हमने 1 क्लोरीन डाला, बाकी ऑप्शन वैसे ही छोड़ रखे। फिर फिफ्थ में हमने क्या करा, इसके ऊपर 3 डाल दिए, इसके ऊपर 3 डाल दिए और इसके ऊपर हमने 1 डाला, 1 क्लोरीन। सिक्स्थ में हमने क्या करा,
इसके ऊपर हमने रखे 2 और इसके ऊपर भी डाल दिए 2। 7th में हमने क्या करा, इसके ऊपर डाल दिए 3 और इसके ऊपर डाल दिए हमने 2। और 8 में हमने क्या करा, इसके ऊपर भी डाल दिए 3 और इसके ऊपर भी डाल दिए 3। इसमें एक और भी बन सकता है जहाँ पे 4 के साथ है, यहाँ पे 4 के साथ 3 और 1 4 हो गए, और फिर साइड पे तो कितने हो गए, ये 8 और एक और भी बन जाना है इसके अंदर, तो 9। यहाँ पे जो पेंटेन है या हेक्सेन के साथ भी यही प्रॉब्लम है, पेंटेन या हेक्सेन इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि इनके जो नियो फॉर्म होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली ज़्यादा होती है। तो इसमें कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 है। ध्यान रखना इनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं आता, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर ये ट्रेंड चेंज हो जाती है। फिर 118 बहुत ही आसान है। 118 यहाँ से हमने H बाहर निकाला और उसकी जगह पे Cl आ जाना है, तो ये आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोजन एड मोस्ट रेडली। तो इस वाले केस के अंदर में हमें ये देखना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती है, सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन लगना है। तो सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन का केस तो ये बनते हैं। फिर है नेक्स्ट फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस वाले केस के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्लोरीन सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। ये सारे फैक्चुअल से सवाल है। अब इस वाले केस के अंदर में हमने एक बार यहाँ से क्लोरीन बाहर निकाली तो ये बन जाता है कार्बोकेटाइन, लेकिन ये वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है एंड वी आर हैविंग ए पॉसिबिलिटी, वी आर हैविंग ए चांसेस टू कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो हमने क्या करा, इस वाले केस को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर मिथाइल शिफ्ट से चेंज कर दिया। और अगर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गिव ए प्रोडक्ट विच इज़ हैविंग 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का ऑप्शन सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि हमने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज कर रखे है 160 से 170 पे, तो ये आ जाना है जी 160 से 170 पे। तो हमने क्या बनाना है जी, ये हाई टेम्परेचर है तो इट विल गिव द अल्कीन, अगर लो टेम्परेचर होता तो अल्कोहल देता। इन्होंने सारे ऑप्शंस अल्कीन के बना रखे, चौथा ऑप्शन तो वैलिड ही नहीं है क्योंकि उसने लिख रखा है नो रिएक्शन। रिएक्शन तो होना है जी, इतने टेम्परेचर पे तो होना ही होना है। अब हमें ये देखना है इन 3 में से कौन सा लगना है। तो भाई हमने यहाँ से OH बाहर निकाली, कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता। वंस अगेन वी कैन कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बाई मिथाइल शिफ्ट। तो अगर हमने मिथाइल शिफ्ट कर दी तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट है 123। इस वाली केस में इस वाले केस के अंदर भी ये फैक्चुअल से सवाल है, कुछ सवाल काफ़ी फैक्चुअल से, तो फैक्चुअल सवाल है बिल्कुल। अब इस वाली केस में हमने इसे जैसे ही देखा हमें मालूम है, जैसे ही हमने इसे देखा हमें मालूम हो जाता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड या हॉफमैन एलिमिनेशन है, ये हॉफमैन एलिमिनेशन है। अगर ये हॉफमैन एलिमिनेशन है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म, और यहाँ पे सिर्फ पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे सबसे इसके दो तरीके हैं। या तो आप ये देख लो कि अगर हाइड्रोजन होता तब यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी थी। तो अगर हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी थी और इलेक्ट्रॉन निकालने वाले की सबसे कम रिएक्टिविटी थी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे, और ऐसे भी सिंपल सा रूल है, जितने कम कार्बन होंगे यहाँ पे उतना ही फास्ट होगा। कोई डबल बॉन्ड नहीं होनी चाहिए, कोई किसी तरीके की यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा सबसे सूटेबल ऑप्शन है। 125 एक बढ़िया से है, जनरली ऐसे आते नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इसे स्ट्रेट लाइन जो है ना उस वाली, इसे हमें नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज करना होगा। अब ये चेंज कैसे करते, तो ये हमारा पहला कार्बन है, ये उसके पीछे का कार्बन है। तो हमने क्या करी, ये दो चीज़ें कर ली। अब ये जो अब हमें क्या करना जी, ये जो फ्रंट कार्बन था उसके ऊपर वाली साइड पे COH है, तो फ्रंट कार्बन के ऊपर वाली साइड पे COH डाल दी। जो रेयर कार्बन है उसके नीचे वाली साइड पे OH है। ये तो हमें ऐसे ही करना है। बाकी जो लेफ़्ट में है उसे लेफ़्ट में डाल दी, जो राइट में है उसे राइट में डाल दी। यहाँ पे बढ़िया सी बात ये है कि दोनों ही बार हाइड्रोजन लेफ़्ट वाली साइड पे है और जो बच गए वो राइट वाली साइड पे है। तो हमें ये बनाते हुए थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई ऐसा ना हो कि फ्रंट वाले कार्बन की ग्रुप हमने सेकंड वाले कार्बन के साथ अटैच कर दी हो। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है, छोटी सी बात है, ये वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर रखा है। तो ये फ्रंट कार्बन था, मान लो ये हमने रेयर कार्बन ले रखी है और हमने क्या करा कि इसके अकॉर्डिंग जैसे इसने दे रखा है, जो फ्रंट कार्बन है उसके साथ तीन चीज़ें अटैच है, COH, OH और H, COH, OH और H। बस इसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर अटेंशन चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर, कि हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी मॉलिक्यूल्स प्लेन के साथ है और कौन सी मॉलिक्यूल अवे एंड टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अब ये आसान से काम है। फिर यहाँ पे देख लो प्रायोरिटी इसकी है, ये हमें क्या दिख रहा है S, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पे, हाइड्रोजन है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसे होना कहाँ था, वर्टिकल लाइन पे, तो कन्वर्ट इनटू R। तो इस जगह पे तो ये R है, इस जगह पे देख रहे ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा क्लॉकवाइज है। लेकिन एक बार फिर से हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो ये S आ रहा था, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया S में। तो ये हमारे पास आंसर आ गए R एंड S। ये ऑप्शन है 3, ये ऑप्शन है 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो भाई यहाँ पे क्या है ना, ये मतलब ये तो बहुत ही आसान सी बात है। यहाँ पे जो बॉन्ड्स है, जिन बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड बना रखी है, जैसे कार्बन और कार्बन के साथ ग्रुप है, यहाँ पे O और O के बीच में बॉन्ड है, दोनों के साथ H है। यहाँ पे C और O के साथ बॉन्ड है, दोनों के साथ H है। तो वहाँ पे कन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, मगर क्लोरीन के साथ कुछ और नहीं है। तो ऐसे भी जब भी यहाँ पे मोनोवेलेंट आ जाने हैं तो उनके साथ तो कोई कन्फॉर्मेशनल आइसोमर बननी ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑब्टेन्ड अंडर मोनोहेलोजिनेशन ऑफ 3 मिथाइल पेंटेन्स आर। तो इस वाले केस के अंदर भी हमें वैसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑब्टेन्ड बाय मोनोहेलोजिनेशन ऑफ 3 मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले क्या करा, 3 मिथाइल पेंटेन लगा ली, ये हमारी 3 मिथाइल पेंटेन है। अब क्लोरीन लगा के देख लो हर एक जगह के ऊपर। मान लो हमने यहाँ पे क्लोरीन लगाई, हमने यहाँ पे क्लोरीन लगाई, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं होगा। फिर हमने क्लोरीन यहाँ पे लगा दी, तो यहाँ पे लगा दी तो ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर हमने क्या करा, क्लोरीन यहाँ पे लगा दी, अगर हमने क्लोरीन यहाँ पे लगा दी तो ये दोनों साइड एक जैसे हो गए, फिर ऑप्टिकली एक्टिव बनी है। फिर हमने क्लोरीन यहाँ पे लगाई, फिर से ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जा रहे। फिर हमने क्लोरीन यहाँ पे लगाई तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो रहे, ठीक है। फिर हमने क्लोरीन यहाँ पे लगाई, अगर हमने यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दी तो इसके साथ एक पूरा ये ग्रुप आ जाना, एक क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है,
तो फिर वो भी नहीं हो सकता। फिर ये तो यहाँ पे हमारे पास मोनोक्लोरिनेशन से कितने पॉसिबिलिटी जनरेट हो रहे। तो मोनोक्लोरिनेशन से हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये जनरेट हो रही, इस वाली साइड पे नहीं हो सकता, इस वाली साइड पे हो जाना है, तो ये 2 हो गए और बाकी कोई पॉसिबिलिटी जनरेट नहीं हो रही। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है 128। नेक्स्ट है 128 और ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, इसके अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये sp2 आ गया, ये भी sp2 और ये आ गया जी sp3 और ये आ गया sp3। इसने कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो sp3 बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है और sp2 बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, तो करना इसमें कुछ है नहीं। तो ये 2 नंबर सबसे ज़्यादा बड़ी है और ये 1 नंबर सबसे छोटी है। वन 129 भी बहुत ही आसान सी है, बहुत ही बेसिक सी किस्म के सवाल है। तो इसमें ये बाईसाइक्लो है, सारे ऑप्शन बाईसाइक्लो के। इसके अंदर ये 2 है, 1 है और ये 0 है। 2 1 0 के ऑप्शन कौन से? 2 1 0 के ऑप्शन है 2। ठीक है जी। अब हमने क्या करा जी, 2 + 1 + 2 लगाई। 2 क्यों लगाई? बाईसाइक्लो है ना, तो ये कितने हो गए? 5 का मतलब पेंटेन। तो ऑप्शन नंबर 3 130। ये भी एक बहुत ही फेमस है, एंट्रेंस की तैयारी करने वाले हर एक बच्चों के फिंगर टिप्स के ऊपर होते। तो जब एक साथ लगातार 3 ग्रुप हो, तो हम जो IUPAC सिस्टम यूज करते हैं ना, वो नहीं करते, इनके अलग से नेम आते। वो नेम के जो पहले में यूज कर रहे थे वो नहीं कर रहे। हमने ये सिस्टम बना रखा है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी ये 131 है, इसमें कह रहे हैं कि जी 3 फ्लोरो इथेनॉल इज द मोस्ट स्टेबल। तो इस वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने चाहिए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए डिस्टेंस बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो जो गॉस कॉन्फ़िगरेशन है जो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर दे रखे हैं, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। 132 विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज द स्मॉलेस्ट हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, स्मॉलेस्ट हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाईएस्ट स्टेबिलिटी। हाईएस्ट स्टेबिलिटी, अब हाईएस्ट स्टेबिलिटी है, हाईएस्ट स्टेबिलिटी है, कैसे मालूम? हमें कैसे मालूम हाईएस्ट स्टेबिलिटी है? ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होने? यहाँ तो होने नहीं। अब बच गई ये 3 ऑप्शन, इनमें क्रॉस चेक कर लो। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इस वाले केस में कर ले तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इस वाले केस में 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। ऐड करोगे तो 3 3 और ये सबसे ज़्यादा हो गए। ऑप्शन नंबर 2। अब हमने यहाँ पे ध्यान रखना कि ये नाइट्रेशन नहीं है। 133 में नाइट्रेशन वर्ड कहीं यूज़ नहीं करा है, ध्यान रखना, नाइट्रेशन वर्ड यूज़ नहीं करा कहीं पे। नाइट्रेशन होता तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लिखते। तो हमने जब कॉन्क NO3 यूज़ करा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाना है और ये बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाना है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे NO2 आ जाना है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाना है, NO2 आ जाना है। 134 0.5 gram nitrogenous compound is the boiled with the NaOH, then NH3 gas is evolved. The evolved NH3 is passed into 100 ml N/2 H2SO4. The excess acid required 40 ml of 1 NaOH. The percentage of the nitrogen in the compound is। तो भाई यहाँ पे देख लो, इन्होंने ये क्या कर रखा है, NH3 पास करा, NaOH पास करा। तो इसका मतलब जो हमारे पास 2 मेथड थे, ड्यूमास मेथड और जेल्डा मेथड, तो ये जेल्डा मेथड है। अगर जेल्डा मेथड है तो हमने क्या करना है जी, हमने एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? हमने फार्मूला यूज़ करना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अगर हमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है तो फार्मूला क्या है? 1.4 × N1V1 - N2V2 डिवाइडेड बाई W। तो 1.4 ले लिया,
N1V1 की वैल्यू कितनी, 100 इंटू 1/2 माइनस 40 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये हो गया जी 1.4 इंटू 10/0.5 और ये आंसर आ गया 28%। नेक्स्ट है लास्ट वन। ये बढ़िया सा सवाल है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती, ये जो है ना, ये साहब ऐसे रहते हैं CH3 पॉजिटिव और H2, एक प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन के नीचे। ये हाइड्रोजन एक प्लेन से अप है, दूसरा प्लेन के डाउन है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन CH3 प्लस के ऊपर निकालते हैं। तो CH3 प्लस के ऊपर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जानी है, sp2, और ये आंसर।